नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के क्लास के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उसके बारे में बात करने वाले कि जो जो जनरेशन है, पहले कौन से टाइप का कंप्यूटर आया था, उसके बाद कौन सी उसमें क्या चेंजेस हुआ और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स आए। ओके, तो ये सारी डिटेल्स में हम बात करने वाले, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपको पता है आपकी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम डेट जो है वो फाइनली जनवरी में भी डिक्लेयर कर दी गई थी, और कल भी मामीदला जगदीश कुमार जी, जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके दोबारा से भी बता दिया है कौन सी एग्ज़ाम की डेट कौन सी दी हुई है। 13 आपकी हाँ जून, 13 जून से लेकर 22 जून तक आपकी एग्ज़ाम इनके बीच में कंडक्ट करवाई जाएगी। ओके, और आज से ही यूजीसी नेट के फॉर्म भी फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 10 मई से लेकर कब तक है, 31 मई तक आप फॉर्म को फिल कर सकेंगे। ओके, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। 2023 में लिख रहे हो के, क्या पता चॉइस में भी ये कोई बच्चा है वो मतलब वीडियो देखेगा और उसको लगेगा कि 2024 की बात कर रहे, तो नहीं, यहाँ पर 2023 की बात हो रही। ओके, क्लियर। चलिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में कंटेंट रहता है। ओके, और एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहती है पेपर 1 की। जी सेट की प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा है, जी सेट मतलब कि गुजरात सेट की एग्ज़ाम जो बच्चे देने वाले हैं या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए गुजराती इंग्लिश में कंटेंट रहेगा और एक्सप्लेनेशन गुजराती में रहेगी। ओके, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसके बेस पर पीएचडी होती है, तो रिसर्च के भी काफ़ी सारे वीडियो आपको पीएचडी के मिल जाएंगे। साथ ही साथ पीएचडी में कैसे एडमिशन लिया जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कब वैकेंसी आती है, ये सारी डिटेल्स के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अभी वीडियो को देख रहे हो। ओके, तो इस चैनल को तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके ही रखना है। दूसरी है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ये अलग से यूट्यूब चैनल है। ओके, तो पेपर 2 जिनका भी साइकोलॉजी है, वो चाहे यूजीसी नेट के बच्चे हो, जी सेट के बच्चे हो या फिर पीएचडी के बच्चे। ओके, तो उन सब के लिए साइकोलॉजी के वीडियोस जो है हिंदी में भी अवेलेबल है, गुजराती में भी अवेलेबल है। तो उसकी जो चैनल है वो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी है, तो उसको साइकोलॉजी वाले बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अगर आप यूजीसी नेट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर लिंक दी हुई है, तो उसी अनुसार आपको सर्च करके वहाँ पर ज्वाइन आप हो सकते हो। ओके, चलिए, तो आओ मिलकर करें तैयारी, ब्रुम ब्रुम। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, कमेंट भी किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, चलिए, यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, जो जनरेशन के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो आज ही सुबह मैंने पहले भी डाला हुआ था। आपकी जो पहली एग्जाम हुई थी ना, उससे पहले भी मैंने ये डाला हुआ था, लेकिन आज फिर दोबारा से मैंने 10 मई को, मतलब आज 10 मई है, आज मैंने यही जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ ना, वो इस तरीके से भी मैं टेक्स्ट मैसेज से आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड करती हूँ। मान लो कि मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्लास नहीं ले पाती हूँ, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं ऐसे टेक्स्ट मैसेज से भी शॉर्ट में लिखकर वहाँ पर शेयर करती हूँ। ओके, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, ताकि वीडियो के माध्यम से जो मैंने पढ़ा पाती हूँ तो वो मैं टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। ओके, चले, तो आज ही का ये मैंने डाला हुआ है और उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो उसके अंदर फर्स्ट जनरेशन की बात करें। किसकी? फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। क्या? वैक्यूम ट्यूब का। वैसे ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, कंप्यूटर के जितने भी आईसीटी के जितने भी क्लास है उसके अंदर मैंने ये पढ़ाया हुआ है। आई थिंक क्लास नंबर 1 या 2 में ये पढ़ाया है। ओके,
लेकिन फिर भी फटाफट से आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा रही हूँ। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, कौन से यूज किया गया था, टेक्निक ऑफ वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, वो कद में बहुत ही बड़े थे। मतलब कि मान लो कि ये कमरा है ना, तो पूरे कमरे के अंदर वो कंप्यूटर आ जाता था। ओके, इतना बड़ा कंप्यूटर था। ओके, कद में बहुत ही बड़ा था। अब देखो कद में बड़ा है तो उसकी विद्युत शक्ति की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। ओके, पावर की उसको बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड का मतलब क्या क्या होता है पता है? इस तरह के कार्ड होते हैं और यहाँ पर ये ऐसे ऐसे छिद्र बनाए होते। ओके, जिसके बेसिस पे वहां पर टाइपिंग होता था। ओके, यहाँ पर इस तरीके के पंच कार्ड आते हैं, तो पंच कार्ड का यूज किया गया था। फिर ये कम फास्टेस्ट थे। अब हम बोलते हैं ना कि जो मोटे लोग होते हैं मेरे जैसे, है ना, तो वो जल्दी नहीं चल पाते हैं, और जो पतले दुबले लोग होते हैं वो फटाफट से चल पाते हैं, फटाफट से दौड़ पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बस इसी बात को यहाँ पर आप याद रख लो कि जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत ही बड़े थे आकार में, कद में। तो क्या है, वो इतना फास्टली काम नहीं कर पाते थे कंपैरिजन बाकी की जनरेशन के कंप्यूटर के। ओके, इसकी कार्य क्षमता भी कम हो गई भाई, है ना। जो मोटे लोग होते हैं वो ज्यादा जल्दी इतना काम नहीं कर पाते जितना काम पतले लोग फटाफट से करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये भी बात है कि कार्य क्षमता भी इसकी कम हो गई थी। व्यवसाय के लिए ये क्या थे, बिन जरूरी थे, उपयोगी ही नहीं आते थे। ओके, इसका यूज व्यवसाय के लिए नहीं किया जा सकता था। ओके, तो ये इसकी क्या थी, इसकी हम क्या बोलेंगे, लाक्षणिकता बोलेंगे, है ना। या उसके बाद देखो एग्जाम्पल के तौर पे कदा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी तो फिलहाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। एग्जाम्पल के बेस पे हम देखें तो यूनिवेक 1, यूनिवेक का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो यूनिवेक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनी का मतलब है यूनिवर्सल, वेक का मतलब क्या है भाई, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, यूनिवेक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल, यूनिव। ओके, यूनिव, ये इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। ओके, इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। और एसी का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब यूनिवेक 1, यूनिवेक 2, फिर इनिएक। इनिएक यानी क्या होगा, इनिएक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब है न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड, आई का मतलब है एंड, एंड में आपका क्या आएगा, ए आएगा, और सी का मतलब है कंप्यूटर। क्लियर। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म बहुत ही ध्यान से याद रखना है। इनिएक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ओके, या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर की जगह पर आप क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक प्रकार का कैलकुलेटर है, आपको पता है ना। तो कंप्यूटर जो है उसको हम कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर भी बोल सकते हो। ओके, तो आपको दोनों में से कोई भी दिया है तो ओके ठीक रहेगा। ओके, नाम सही रहेगा। तो फिर से दोबारा से, यूनिवेक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनिएक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। क्लियर। फिर है मार्क 1 एंड दूसरा है मार्क 2, मार्क 1 एंड मार्क 2। उसके बाद है ईडीवेक। अब देखो ईडीवेक का मतलब क्या है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, डी का मतलब डिस्क्रीट, और वी का मतलब वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं ईडीवेक। ओके, उसके बाद आता है ईडीसेक। इसके बाद क्या आता है, ईडीसेक। ईडीसेक का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एसी का मतलब आप यही समझ लो, ऑटोमेटिक कंप्यूटर की बात हो रही है। क्लियर। और फिर देखो यहाँ पर ईडीसेक की बात हो रही है, तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, डी का मतलब डिले, एंड एस का मतलब क्या है, स्टोरेज। ओके, तो आपको ये सारे फुल फॉर्म याद रखने हैं। इसके अंदर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, मशीनी लैंग्वेज ही यूज होती थी। फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे उसके अंदर मशीनी लैंग्वेज का यूज होता था। मशीनी लैंग्वेज यानी कि बाइनरी नंबर, जो बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, जैसे कि 0 और 1 से, 0 और 1 के डिजिट से बनती है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 001, या फिर मान लो 011, है ना, 010, या फिर फोन नंबर के 4 डिजिट के बनाए तो 0011, या फिर 1111, है ना, 1011।
इस तरीके 0 और 1 से ही डिजिट बनते थे। ओके, जो भी डिजिट बनते थे किससे बनते थे, 0 और 1 से ही बनते थे। उसको हम मशीनी लैंग्वेज, जैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर जो है वो एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है मशीनी लैंग्वेज। भले ही हम अभी जो भी जावा है, ओके, बहुत सारी C++ है, ओके, तो बहुत सारी लैंग्वेज का यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो हमारी फैसिलिटी के लिए, हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ पाए और हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ पाए, इसलिए हम वैसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है। मान लीजिए कि हम जावा के अंदर लिखते हैं कुछ भी, तो जावा की लैंग्वेज तो कंप्यूटर को समझ नहीं आती है। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। कंपाइलर बोल दो, ट्रांसलेटर बोल दो, कि जो क्या करता है, आपकी जो जावा, आपने जो जावा में लिखा है ना, तो उस लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करेगा, किस में करेगा, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और फिर जाके कंप्यूटर उस चीज को समझेगा। तो कंप्यूटर ऑलवेज कौन सी लैंग्वेज को समझता है, मशीनी लैंग्वेज को समझता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर, देखो फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, है ना, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया। तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। ओके, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कैसे रहे, फास्टेस्ट रहे। देखो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो तो सबसे मतलब कम फास्टेस्ट थे, है ना, उसमें इतनी स्पीड थी ही नहीं, क्योंकि वो तो कद में बड़े थे, है ना। अब यहाँ पर कद भी थोड़ा सा छोटा कर किया गया, है ना, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, और इसीलिए ये फास्टेस्ट हुए किसकी तुलना में, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूँ तो IBM 1000। अब IBM का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, देखो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना, तो ये क्या हुआ, बिजनेस के लिए यूज किया गया। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे ना, वो बिजनेस में यूज नहीं किए जाते थे। ओके, अब यहाँ पर ये थोड़ी सी फैसिलिटी बढ़ाई गई। तो IBM 1000 है, IBM 1404 है, IBM 1620 है। यूनिवेक का मतलब आपको याद है ना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, तो यूनिवेक 3 आ गया, यूनिवेक 77 आ गया। ओके, तो ये सारे जो है ना वो क्या है भाई, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भाई सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से, या तो फिर जोड़ मिलाने में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर अब लैंग्वेज क्या हुई, देखो फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज क्या थी, मशीनी लैंग्वेज थी। 0 और 1 से जो बाइनरी नंबर थे ना, बाइनरी का मतलब 2 नंबर ही यूज किया जाता है, चाहे कोई भी सीरीज बना लो, लेकिन 2 ही नंबर से सीरीज बनती है, 0 और 1 से, है ना, तो वो मशीनी लैंग्वेज यूज होती थी। लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या किया गया, लैंग्वेज को चेंज किया गया। अब यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। अब देखो ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर देखो क्या है, मेनोमिक कोड का यूज हुआ, है ना, नेमोनिक जो कोड होते हैं उसका यूज किया, सिंबल्स का यूज किया गया यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में। पहले तो दो ही नंबर का यूज होता था, 0 1 का, है ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया, यहाँ पर नेमोनिक कोड और सिंबल्स का यूज किया गया। ओके, अब देखो इस जो असेंबली लैंग्वेज है उसको तो कंप्यूटर समझता नहीं। मैंने क्या बोला था कि कंप्यूटर जो है वो तो एक ही लैंग्वेज समझता है, मशीनी लैंग्वेज। तब हमारी ये असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाना है तो कैसे समझाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, मान लीजिए जर्मन जा रहे हैं, तो जर्मन लैंग्वेज उनको नहीं आती है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपनी भारत की लैंग्वेज में बोलेंगे, तो जर्मन लोगों को थोड़ी ना उसको समझ आएगा। और जर्मन लोग जो जर्मनी लैंग्वेज बोलेंगे वो हमारे प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बीच में कोई एक ऐसा रास्ता रखना पड़ेगा जो क्या करेगा, इंडियन लैंग्वेज को कन्वर्ट करके जर्मनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनको समझाएगा। और जर्मन वाले जो भी बोलेंगे उस जर्मनी लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रधानमंत्री जी को कहेगा, है ना। तो
यहाँ पर बीच में एक ऐसे मशीन की जरूरत पड़ गई कि जो क्या है मशीनी लैंग्वेज में उस लैंग्वेज को क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। ओके, तो यहाँ पर असेंबलर का यूज हुआ। किसका यूज हुआ? असेंबलर का यूज। सेकंड जनरेशन की बात हो रही है, तो असेंबलर का यूज हुआ असेंबली लैंग्वेज के लिए। जो क्या करता था असेंबलर, क्या करता था, जो असेंबली लैंग्वेज है ना उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता था। और कंप्यूटर जो है वो अपनी मशीनी लैंग्वेज में जो आंसर करता था वो असेंबलर के अंदर ट्रांसलेट होकर आपको समझाता था आपकी लैंग्वेज में, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में। क्लियर? तो यहाँ पर ये सेकंड जनरेशन की बात हो गई। उसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ भाई, देखो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, सेकंड जनरेशन में हमने किसका, ट्रांजिस्टर का यूज किया। अब थर्ड जनरेशन में हम किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट एक चिप जैसी बनी होती है। ओके, इस तरह से एक चिप जैसी होती है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। इसके अंदर आईसी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। यहाँ से ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, देखो आईसी का फुल फॉर्म भी क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। ओके, अब ये मत बोलना कि आईसीटी में जो आईसी है उसका मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं, वो तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी की बात हो रही है। ओके, कंप्यूटर के अंदर जो चिप लगाई जाती है उसके बारे में। अब ये जो आईसी है ना वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन धातु की बनी हुई होती है। और ये जो सिलिकॉन जो है ना सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है, बेंगलोर से मिलता है, जो कर्नाटका स्टेट में आया हुआ है। और वहां पर सिलिकॉन की एक खाई भी है जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे ज्यादा सिलिकॉन वहीं पर आपको मिलता है। कहाँ पर, कर्नाटक के बेंगलोर में मिलता है। ओके, सिलिकॉन जो होती है वो अर्धवाहक होती है, ध्यान रखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी स्टेटमेंट रखे जाते हैं, ध्यान रखना है। सिलिकॉन अर्धवाहक होती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर कद में कैसे थे, छोटे थे। कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की कंपैरिजन में। ओके, उसे मिनी कंप्यूटर भी हम कहते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं, मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो थर्ड जनरेशन के IBM 360, PDP 8, PDP 11, बैरोग 5700। ओके, चलो बैरोग 6700 एंड बैरोग 7700, ये एग्जाम्पल में आपको पूछे जा सकते हैं, या तो फिर आपको जोड़ मिलाने में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, एक क्या बोलते हैं, चार्ट बनाना है, और चार्ट के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हो। ओके, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ। देखो पहले कौन सी थी, पहली जनरेशन के अंदर मशीनी लैंग्वेज का यूज हुआ। सेकंड जनरेशन में कौन सी आई, असेंबली लैंग्वेज आई। और थर्ड जनरेशन में हाई लेवल की लैंग्वेज आ गई। अब हाई लेवल की लैंग्वेज में भी कौन कौन सी, फॉर्ट्रेन, फॉर्ट्रेन जो है ना उसका फुल फॉर्म अगर मैं देखूँ तो फार्मूला ट्रांसलेशन। ओके, फार्मूला, फॉर से फार्मूला याद रखो, ट्रेन, ट्रेन मतलब वो ट्रेन नहीं। ओके, जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, सफर करने जाते हैं, ट्रेन का मतलब है ट्रांसलेशन। ओके, तो फार्मूला ट्रांसलेशन आपको याद रखना है। ये व्यवसाय में यूज की गई फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, ये जो लैंग्वेज है ना वो व्यवसाय के अंदर यूज की गई सबसे पहली क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज थी। कौन सी, फॉर्ट्रेन। ओके, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद एक कोबल, कोबल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अलगोल, अलगोल का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, अल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ओके, ये सारी हाई लेवल की लैंग्वेज है। फॉर्ट्रेन हो गई, कोबल हो गई, अलगोल हो गई। ओके, इसके फुल फॉर्म भी आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, और ये व्यवसाय के अंदर सबसे पहली अगर हम बात करें कि व्यवसाय में यूज की गई सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, तो फॉर्ट्रेन थी। ओके, कंपाइलर का यहाँ पर यूज होने दे, देखो क्या हुआ, पहले जनरेशन में तो मशीनी लैंग्वेज का ही यूज होता था, तो वहां पर तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी साधन की जरूरत नहीं थी, है ना। लेकिन सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आ गई, तो उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर आया, है ना। अब थर्ड जनरेशन में हम हाई लेवल की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो अब उसको भी तो कन्वर्ट करने पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। तो उसके लिए क्या आया भाई, कंपाइलर आया। क्या आया, कंपाइलर।
तो कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में क्या करता है, रूपांतरित करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है। ओके, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीनी लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। देखो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो कंपाइलर है वो मशीनी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ओके, अब इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी है जो क्या करता है, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन कैसे, इंटरप्रेटर है ना वो एक एक लाइन बाय लाइन, ओके, मतलब इस लाइन को कन्वर्ट किया, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट किया, फिर तीसरी लाइन को, फिर चौथी लाइन को, फिर पांचवी लाइन को, इस तरीके से लाइन बाय लाइन मशीनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। कौन, इंटरप्रेटर। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करने के लिए ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। ओके, अगर हम यहाँ पर ट्रांसलेटर का भी यूज करेंगे, देखो कंपाइलर का भी यूज करेंगे, इंटरप्रेटर का भी यूज होता है, ट्रांसलेटर का भी यूज होता है। ओके, तो ये तीनों बात आपको याद रखना है हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तब। ओके, चलिए अब आते हैं फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं, चौथी पीढ़ी की बात करते हैं। तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसके अंदर LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेशन, देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज तो हमने थर्ड जनरेशन में कर दिया। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंज आने की जरूरत पड़ी, उनको लगा कि नहीं अभी भी कुछ चेंज करना चाहिए, है ना। तो परिवर्तन ही हमारे क्या है, कुदरत का नियम है ना। हम बोलते ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इसी तरीके से चेंज होता गया। फोर्थ पीढ़ी में हम आ गए जहां पर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का भी यूज किया गया, किसमें, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। अब यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया गया। देखो पहले क्या था, थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, अब यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। माइक्रो प्रोसेसर चिप कंप्यूटर के समग्र कार्य को क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। तो आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड भी स्टेटमेंट रखा जा सकता है कि भाई माइक्रो प्रोसेसर चिप कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों को कंट्रोल करता है। ये कथन सही है या गलत है, तो ऑब्वियसली सही है। क्लियर। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004, याद रखना है इंटेल 4004 वो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो IBM PC हो गया, सुपर कंप्यूटर आ गए भाई, है ना, CDC सुपर कंप्यूटर। अगर मैं बात करूँ कि जो सब विश्व का वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो सुपर कंप्यूटर की बात करें। ओके, तो वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600, या तो फिर आप उसको क्रे भी बोल सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, या तो आपको ऑप्शन में CDC 6600 दिया होगा या फिर क्रे दिया होगा। ओके, ये दोनों ही आपके सही आंसर। ओके, पहले ये था CDC 6600 था, और उसको नाम थोड़ा सा जो क्रे थे नाम के जो कंप्यूटर के जो भी थे उनका नाम क्रे था, तो उसके नाम से क्रे रखा गया था। ओके, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने। ओके, फ्रंटायर। अब देखो अभी भी जस्ट मतलब पिछले साल की ही बात करें, 2022 की ही बात करें, तो फ्रंटायर नाम का मतलब कि सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर बन गया है। ओके, और ये जो फ्रंटायर है वो किसने बनाया है, तो अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया। उससे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो उससे पहले सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा था, तो सुपर फास्ट कंप्यूटर उससे पहले जापान ने बनाया हुआ था, और वो कौन सा था, फुगाकू था। ओके, फुगाकू जो था वो जापान द्वारा विकसित किया गया था और सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर था। लेकिन 2022 में अगर मैं बात करूं तो ये जो फुगाकू को भी पीछे छोड़ के अमेरिका आगे आ गया और उन्होंने बना दिया फ्रंटायर। ओके, और ये फ्रंटायर जो है वो अभी करंट सिचुएशन में अगर हम बात करें तो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर उसको बोला जाता है वर्ल्ड का। ओके, मैं यहाँ पर वर्ल्ड की बात करें। अब आते हैं भारत की बात करते हैं, तो भारत का सबसे पहला अगर सुपर कंप्यूटर हम बोले तो परम 8000 था। ओके, ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड आ चुके हैं एग्जाम में। ओके, तो ये आपको याद रखने के, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 था।
और अभी की करंट सिचुएशन में अगर हम बात करें कि भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर फास्ट कंप्यूटर या तो फिर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की मैं बात करूं तो परम प्रवेगा है। ओके, परम प्रवेगा इज करेक्ट करंट में भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है या तो फिर सुपर फास्ट कंप्यूटर है। ओके, उसके बाद है एप्पल 2। ओके, एप्पल 2 भी यहाँ पर आपका सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल दिए। ओके, लेकिन आपको याद रखने हैं अभी का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो फ्रंटायर है, और किसने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है। और करंट में भारत का देखा जाए तो परम प्रवेगा है। ओके, अब मैं बात करूँ फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी यूज हुई, तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो रही थी। थर्ड में ही हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगे ना, वहां पर हम फॉर्ट्रेन का यूज किया, कोबल का यूज किया, अल्गोल का यूज किया, है ना। अब हम थोड़े से इसके मतलब आगे चले कि भाई नहीं थोड़ी और लैंग्वेज लाओ ताकि सारे वर्ल्ड के सारे लोग हैं वो मतलब कंप्यूटर का यूज कर पाए, है ना। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज भी यहाँ पर इन्वॉल्व की गई। कौन कौन सी, तो सी प्लस प्लस, जावा, एसक्यूएल। अब एसक्यूएल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये एसक्यूएल का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज का फोर्थ जनरेशन में यूज किया। देखो लैंग्वेज आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जोड़ मिलाने में भी आ सकते हैं कि भाई फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, और उसके सामने उनकी वो जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हुई थी उसके नाम भी दिए जा सकते हैं, तो आपको ये नाम भी याद रखने। ओके, तो फोर्थ जनरेशन में सी प्लस प्लस, जावा, एसक्यूएल, ओके, ये सारी यूज की गई थी। अब आते हैं लास्ट जनरेशन जो कि अभी फिलहाल हम फिफ्थ जनरेशन में चल रहे हैं। ओके, सिक्स्थ जनरेशन आएगी हमारे बाद की। ओके, लेकिन अभी हम फिफ्थ जनरेशन पर चल रहा है। ओके, तो उसके अंदर अब देखो क्या हुआ। देखो पहली जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया, सेकंड जनरेशन के अंदर हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया, थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया, फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया, फिफ्थ जनरेशन में आ गए तो फिफ्थ जनरेशन में हमने यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एसएलएसआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल का यूज किया गया। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल मतलब कि जो रोबोट होते हैं ना जिनके अंदर क्या है डाटा डाल दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो रोबोट उतना ही काम करता है। तो रोबोट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल के बेस पर काम करते हैं। ओके, तो फिफ्थ जनरेशन में हमने ये देखा है कंप्यूटर के अंदर इतना चेंज आया। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो IBM नोटबुक हो गया, पेंटियम हो गया, पेंटियम PC हो गया, परम 10,000 हो गया। ओके, ये सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ पर देखो हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुई है ना। थर्ड जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज थी, तो वहाँ पर कौन कौन सी थी, वहाँ पर आपकी कोबोल, अल्गोल और फॉर्ट्रेन थी, है ना। फिर फोर्थ जनरेशन में हम आए सी प्लस प्लस, जावा, वो सारी आ गई। अब फिफ्थ जनरेशन में आए हैं तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, ये लैंग्वेज का यूज हो रहा है जहाँ पर हम रोबोट पे काम करते हैं ना। रोबोट अब तो कई सारी जगहों पर रोबोट काम करने लग गए हैं ना, तो वो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज का उसमें यूज किया जाता है। ओके, तो लैंग्वेज अब फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज का यूज होता है। ओके ना, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी ये भी बात है, रोबोट की बात हो रही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो सबसे पहला नागरिकता प्राप्त करने वाला जो रोबोट था वो थी सोफिया। क्या थी, सोफिया, और कहाँ से है, सऊदी अरेबिया से। ओके, सऊदी अरेबिया में जो सोफिया नाम का जो रोबोट है उसको सबसे पहला नागरिकता प्राप्त किया गया था सऊदी अरेबिया के अंदर। मतलब उसको जिस तरीके से हमें नागरिकता प्राप्त होती ना वैसे उसे भी एक मनुष्य के रूप में नागरिकता प्राप्त की गई है, उसको दी गई है। ओके, उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर भी एक रोबोट काम करता है केरला पुलिस के अंदर, केपी बॉट रोबोट जिनको बोला जाता है, उसका नाम क्या है, केपी बॉट रोबोट, जो केरला पुलिस में पुलिस की वर्दी ही पहनकर काम करता है। ओके,
फिर न्यूजीलैंड की मैं बात करूँ तो सैम रॉबर्ट है। ओके, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सैम रॉबर्ट कहाँ का है, तो न्यूजीलैंड का है। कैपी बुआट रॉबर्ट कहाँ का है, इंडिया का है, केरला पुलिस में काम कर रहा है। ओके, और सोफिया कहाँ से है, तो सऊदी अरेबिया से। ओके, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नागरिकता प्राप्त करने वाला सबसे पहला रॉबर्ट कौन सा है, तो सोफिया था। ओके, तो ये सोफिया एक लड़की है। ओके, रॉबर्ट है लेकिन लड़की के रूप में है। क्लियर, चलिए। तो ए थी आपकी 1 से लेकर फर्स्ट जनरेशन लेकर 5th जनरेशन लेकर की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा।